नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में छूट दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में अब स्कूल, कॉलेज और जिम खुल जाएंगे। दिल्ली में स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। डीडीएमए की बैठक में कोरोना पाबंदियों में राहत का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सभी रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 100% क्षमता पर काम करने की अनुमति दी गई है। जिम और स्विमिंग पूल भी फिर से खुलेंगे। इधर कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद स्कूल खोलने के लेकर शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी करने का काम किया है और इसके अनुसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे चाहें तो बच्चों के अभिभावकों से सहमति पत्र लें या न लें। शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि स्कूलों में ग्रुप एक्टिविटी एसओपी के अनुसार ही किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को अब फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जाएगा। किसी भी तरह के इवेंट, खेल प्रतियोगिता, सभा में राज्यों के एसओपी के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। तो दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में छूट दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में अब स्कूल, कॉलेज और जिम खुल जाएंगे। दिल्ली में स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। डीडीएमए की बैठक में कोरोना पाबंदियों में राहत देने का फैसला लिया गया है। नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं 14 फरवरी से एक बार फिर से खुल जाएंगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि डीडीएमए की बैठक हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया है और एक बार फिर से अब ये कक्षाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से एक बार फिर से कक्षा 8 से नर्सरी के कक्षा 8 तक की कक्षाएं को 14 फरवरी से खोलने का यह बड़ा फैसला लिया गया है। डीडीएमए की बैठक हुई है। बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिया गया है? नई गाइडलाइन क्या कुछ कहती है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े घटते नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं डीडीएमए के द्वारा भी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा भी पाबंदियों में छूट दी जा रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले व्यापारियों के लिए वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, यहाँ तक कि कह सकते हैं जो कह सकते हैं ऑड इवन लगाया गया था वो भी हटाया गया। उसके बाद में व्यापारियों को राहत दी गई। उसके बाद में फिर स्कूलों को राहत दी गई, यानी कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की स्कूलों को खोला गया, कॉलेजों को खोला गया। मगर अब 14 फरवरी से कहीं ना कहीं जो केजी कह सकते हैं कि नर्सरी की जो क्लासेज है और कक्षा 8वीं की जो क्लासेज है, यानी कि सभी तरीके से क्लासेस को खोल दिया जाएगा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के द्वारा और डीडीएमए के द्वारा भी राज्य सरकारों को बोल दिया गया है कि राज्य सरकार जो है वो सहमति पत्र परिवारों से, अभिभावकों से ले या ना ले। मगर दिल्ली की क्या बात करें तो दिल्ली के अंदर सभी स्कूल जो है वो छात्रों के परिजनों से सहमति पत्र जरूर मांगा जा रहा है, ताकि उसके अंदर ही स्पष्ट किया जाएगा कि बच्चों को कितनी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, परिवार के द्वारा भी और स्कूलों के द्वारा भी। यहाँ पर बात करें उस सहमति पत्र की, तो सहमति पत्र के अंदर जरूर लिखा हुआ है कि परिजन जो है वो अपनी सहमति के हिसाब से ही बच्चों को स्कूल तक छोड़ने आएंगे। मास्क भी दिया जाएगा, सैनिटाइजर भी दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए भी कहा जाएगा। यहाँ तक कि जो उनका खाने पीने का जो सामान है वो भी उनको अलग से दिया जाएगा। तो यानी कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के सभी स्कूलों को खोला जाए, कोचिंग सेंटरों को खोला जाए, जिमों को खोला जाए। जिमों की बात करें तो जिमों को भी खोल दिया गया है। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया है कि पहले सैनिटाइजर किया जाए, उसके बाद में ही लोगों को आने के लिए जिम में एक्सरसाइज करने के लिए अनुमति दी जाए। मगर यहाँ पर बात करें रेस्टोरेंटों की, तो रेस्टोरेंटों को भी लगभग 11 बजे तक खोल दिया गया है। और जो नाइट कर्फ्यू था, जो पहले 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का था, उसके अंदर भी 1 घंटे की राहत दी गई है। तो यानी कैसे कह सकते हैं जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिलती नजर आ रही है। और डीडीएमए के द्वारा भी अब जो फैसला किया गया 14 फरवरी से सभी क्लासेस के और सभी स्कूलों के खोले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है ऑनलाइन के जो माध्यम से नहीं हो पा रही थी पूरी सक्षम, वो अब स्कूलों के माध्यम से पूरी हो पाएगी। जी
बिल्कुल राजीव, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जिम खोलने का निर्देश दे दिए गए हैं, सभी दफ्तर जो है 100% क्षमता के साथ आप खुलेंगे। ऐसे में अगर दिल्ली में कोरोना के हालातों का जिक्र करें तो वर्तमान स्थिति क्या कुछ कहती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से डीडीएमए के द्वारा कल जो बैठक की गई, उसके अंदर भी स्पष्ट किया गया कि 14 फरवरी से सभी स्कूलों को खोला जाएगा। सभी छोटी क्लासेस की बात करें, नर्सरी की बात करें, 4th क्लास की बात करें, 5th क्लास की बात करें या 8th क्लास की बात करें, सभी को खोल दिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें वर्तमान हालात की, तो कहीं न कहीं वो हालात जो है वो अब सामान्य होते नज़र आ रहे हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें, तो पिछले 24 घंटे के अंदर भी 1300 के करीब आंकड़े आ चुके हैं और 13 लोगों की मौत हुई है दिल्ली के अंदर भी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से परिस्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा भी, डीडीएमए के द्वारा भी, और खुद इसकी अध्यक्षता जो है वो उपराज्यपाल कर रहे हैं, तो लगातार कोशिश यही की जा रही है कि हालातों को सामान्य किया जाए, लोगों को राहत दी जाए। यहाँ तक कि स्कूलों को जिस तरीके से खोला गया, जिमों को खोला गया, रेस्टोरेंटों को खोला गया, यहाँ तक कि थिएटरों को भी खोला गया है, स्विमिंग पूल खोल दिए गए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं हर इस तरीके से यही स्थिति बनाई जा रही है कि सब कुछ सामान्य होता हुआ नजर आए। मगर अभी तक जो बाजारों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल रही है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है, मगर वो धरातल पर अभी तक सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से राजीव, अगर स्कूल खोलने का जिक्र किया जाए कि अब स्कूल खुलेंगे 14 फरवरी से, ऐसे में स्कूल प्रशासनिक की तरफ से, स्कूल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो टीचर्स हैं वहाँ के, उनकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सावधानियों को बरतने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्कूल प्रशासन की, और यहाँ तक कि आप छोटी क्लास यानी छोटे बच्चे भी जो नर्सरीज के हैं, वो भी आ सकते हैं, और उनको भी टीचरों को भी पता है कि वो मास्क ज़्यादा देर नहीं लगा सकते बच्चे भी। तो कहीं न कहीं उनके लिए भी कहा गया है कि पेरेंट्स जो है उनको अपने बच्चों को समझा कर भेजें कि मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और एक-एक अपना सैनिटाइज़र जो है वो अलग से लेके आएँगे, ताकि किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी बच्चे का सैनिटाइज़र ना लिया जाए। यहाँ तक कि खाने-पीने की जो सामान की बात करें या फिर पानी की बोतलों की बात करें, वो भी बच्चे अपनी तरफ से लेके आएँगे, और परिजन जो है वो स्कूल तक छोड़ने आएँगे, और स्कूल की जब छुट्टी होगी तो परिजन ही लेके जाएँगे। तो कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ बात करें जिस तरीके से स्कूलों के अंदर प्रवेश करने की, तो प्रवेश करने के लिए पेरेंट्स से एक सहमति पत्र माँगा गया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि बच्चे जो है वो उस परिवार की सहमति के साथ आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, कोरोना की जो नई गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा, और बच्चों को बिल्कुल समझाया गया ताकि हर स्थिति को कंट्रोल किया जाए। मगर बात करें स्कूलों की, तो स्कूल प्रशासन को पहले ही वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। टीचर हो या फिर कह सकते हैं गार्ड्स हो या फिर क्या प्रिंसिपल हो, सभी स्टाफ को कोरोना की कह सकते हैं डोज जो है वो दे दी गई है वैक्सीन की। मगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को अभी 15 साल के ऊपर के बच्चों के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध हो पाई है। मगर 15 साल के जो नीचे के बच्चे हैं, यानी कि कह सकते हैं 5वीं क्लास, 5 क्लास के लेकर जो ऊपर की क्लासेज है, यानी कि 5वीं कह सकते हैं 5 साल के बच्चे जो है वो जो ऊपर के बच्चे हैं उनको लिए भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो लगातार कहीं ना कहीं सरकारें उनके लिए भी सोच रही है। मगर अभी तक जो सहमति पत्र लिया जा रहा है उसके अंदर भी यही लिखा गया है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा, पेरेंट्स के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी। तो लगातार कहीं ना कहीं हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर अगर बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी, और उनके अब एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं। मगर देखना होगा कि एग्जाम कितने सक्षम हो पाते हैं, और जो बाजारों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है उनको सरकार कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाती है, ये जरूर देखना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। तो जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार की तरफ से या डीडीएमए की जो बैठक हुई है उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं कि नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल भी अब 14 फरवरी से खोले जाएंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को जालंधर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर डीजीपी से लेकर स्थानीय पुलिस कमिश्नर तक सतर्क हो गए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है। पीएम मोदी 14 फरवरी दोपहर 2 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जिसके लिए स्थानीय भाजपा नेताओं ने कमर कस ली है। पीएम की सुरक्षा अधिकारियों की अग्रिम टीम पहुंच चुकी है और पीएम में हेलीकॉप्टर उतारने को हरी झंडी दे दी है। भाजपा की तरफ से खुले मैदान पर विचार किया जा रहा है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि पीएपी का मैदान ही जनसभा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहेगा, पीएम को रोड से न ले जाया जाए। भाजपा नेता सुशील शर्मा का कहना है कि अभी मैदान फाइनल नहीं किया गया है और इसके लिए विचार किया जा रहा है। ऐसी कोशिश रहेगी कि मैदान पीएपी का ही इस्तेमाल हो। और पीएम मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 फरवरी को पंजाब में मतदान है।
मोदी ऐसे इलाके में जनसभा करने जा रहे हैं जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। फिरोजपुर रैली में पीएम की सुरक्षा को लेकर चूक हो गई थी और जिसको लेकर पूरे देश में खासा बवाल हुआ था। पीएम मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को कहा था कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट रहा हूं, और इसको लेकर मामला काफी गर्मा गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को जालंधर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर डीजीपी से लेकर स्थानीय पुलिस कमिश्नर तक सतर्क हो गए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है। पीएम मोदी 14 फरवरी दोपहर 2 बजे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसके लिए स्थानीय भाजपा नेताओं ने पूरी कमर कस ली है। पीएम के सुरक्षा अधिकारियों की अग्रिम टीम पहुंच भी चुकी है और पीएपी में हेलीकॉप्टर उतारने को हरी झंडी भी दे दी गई है। भाजपा की तरफ से खुले मैदान पर विचार किया जा रहा है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि पीएपी का मैदान ही जनसभा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहेगा। पीएम को रोड से न ले जाया जाए, ये बात भी कही गई है। भाजपा नेता सुशील शर्मा ने कहा है कि अभी मैदान फाइनल नहीं किया गया है, इसके लिए विचार किया जा रहा है और ऐसी कोशिश रहेगी कि मैदान पीएपी का ही इस्तेमाल हो जाए। पीएम मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 20 फरवरी को ही पंजाब में मतदान होना है और मोदी ऐसे इलाके में जनसभा करने जा रहे हैं जो भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। फिरोजपुर रैली में पीएम की सुरक्षा को लेकर चूक हो गई थी, जिसको लेकर पूरे देश में खासा बवाल भी हुआ था। पीएम मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को कहा था कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट रहा हूं, और जिसके लेकर मामला काफी गर्मा भी गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से पंजाब दौरा फिक्स हुआ है और 14 तारीख को यह बताया जा रहा है कि जालंधर दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे, ऐसे में और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से देखा गया था, एक चूक हुई थी और चूक को लेकर के सियासी बवाल भी काफी गहमा गहमी हुई थी और गरमाया हुआ था। जी योगेश, देखिए अगर इस बार बात करें तो ये 2 स्टेप्स असर हम सीधे तौर पे देख सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले लुधियाना और फिरोजपुर में एक वर्चुअल रैली की गई थी, पर उसका वो असर नहीं देखने को मिला। अगर हम सीधे तौर पे बोले कि जो हम बोलते हैं कि जब इलेक्शंस के दौरान जो रैलियां की जाती है, जो वर्चुअल रैली की जाती है, लोगों का टर्न अराउंड, लोगों में जो वोट और जो पार्टी के लिए जो हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट थी, वो सब चीजें नहीं देखने को मिली और बीजेपी को ये चीज फील हुई। इसलिए सीधे तौर पे उन्होंने जो अगली वर्चुअल रैली थी उसका प्लान सीधे तौर पे कैंसिल कर दिया, जो अगले दिन ही होनी थी। और उसके बाद अब हम कह सकते हैं कि ये मेजर कदम उठाए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आके फिजिकल रैलीज करेंगे। इसके लिए 3 दिन जैसे हमें जानकारी मिल चुकी है, डिसाइड हो चुकी है, 14 फरवरी, 16 फरवरी और 17 फरवरी। और जो 3 जगह चुनी गई जहां पे रैलियां की जा रही है, उसमें सबसे पहले जलंधर जो 14 फरवरी को है, फिर 16 को कपूरथला और 17 को बठिंडा। ये 3 स्पॉट्स चुने गए और ये बीजेपी के लिए बहुत अहम स्पॉट्स हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम जैसा हम देख सकते हैं, इससे पहले जब 5 फरवरी को आए थे तो इंसिडेंट हुआ था जिसमें उनकी सिक्योरिटी लैप्स की बात सामने आई थी। तो उसके बाद अब ये दोबारा से अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पंजाब में आ रहे हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा सख्ताइयां बढ़ा दी गई हैं। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से सख्ताइयां शुरू कर दी है कि जो इंसिडेंट उस वक्त हुआ था वो दोबारा रिपीट ना हो। पर सवाल ये है कि क्या अब बीजेपी, वो अगर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन की बहुत नजदीक, 20 को वोटिंग है, क्या वो इतनी अगर हम कह सकते हैं कि आउटपुट निकाल पाएंगे? हाँ, ये जरूर है कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पंजाब में बूस्टअप तो मिलेगा, पर क्या वो बूस्टअप बहुत लेट है या फिर हम कहें कि बहुत ज्यादा इलेक्शन के नजदीक, क्या वो उतना टर्न अराउंड ले पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। 3 रैलियों की जैसे हम कह सकते हैं कि जानकारी कंफर्म हो चुकी है, 14 तारीख की, 16 तारीख की, 17 तारीख की। अब ये देखना होगा कि क्या उस हिसाब से क्राउड इकट्ठा हो पाते हैं। देखिए, जब 5 फरवरी की बात करते तब भी ये बात आ रही थी कि वहां पर क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ। ये चीज बार बार की जा रही है कि लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया था। शायद एक ये वजह भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुड़ गए। तब ये देखना होगा कि क्या इन 3 दिनों की जो रैलियां रखी गई बीजेपी की तरफ से, क्या उसमें क्राउड पहुंचता है? ये एक अहम मुद्दा हो जाएगा बीजेपी के लिए। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से जालंधर में जो रैली होनी है उसको लेकर के अभी ये भी संशय कहीं ना कहीं बरकरार है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पीएपी मैदान में ही इस जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं पर इनके कार्यक्रम का पूरा आयोजन रखा जाएगा। रूपरेखा जो खाका तैयार किया जा रहा है वहीं के है। लेकिन जिस तरीके से कुछ संशय भी बरकरार है कि अभी ये माना जा रहा है कि अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है, तो क्या कुछ अभी इस पर क्लियर हो पाया?
देखिए, अगर हम बात करें कि अभी जो डिसीजन है फिजिकल रैलीज का डिसीजन कल शाम को देर शाम को ये लिया गया और अनाउंस किया गया। इसके बाद हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स की प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी टीम अब खुद आज मोस्ट प्रोबेबली विजिट करेंगी पंजाब में और वहां से जो लोकल अथॉरिटीज हैं और जो अगर हम कहें इलेक्शन कमीशन था उनसे, क्योंकि अब सीधा दारोमदार इलेक्शन कमीशन के पास है, उनसे कांटेक्ट करेंगी क्या सिक्योरिटी लेवल किस हिसाब से क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, कहां कहां रैलियां करने की परमिशन दी जा सकती है। देखिए अभी भी 11 फरवरी तक बैन लगा हुआ है। अब ये भी बहुत अहम हो जाता है, क्या 11 को ढील दी जाती है रैलीज करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर अगर 11 तक कोई बड़ी रैली करने की परमिशन नहीं दी जाती तो क्या है कि इंडोर गैदरिंग होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सभी चीजों को देखते हुए शायद हम कह सकते हैं 11 के बाद ही कोई मेजर डिसीजन लिया जा सकता है। पर हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम की तरफ से अनाउंस किया गया है तो शायद ये पंजाब में जो बीजेपी है उसको एक बूस्टअप जरूर मिलेगा कि खुद प्रधानमंत्री फिजिकली पंजाब में आ रहे हैं बीजेपी का मॉरल बूस्टअप करने के लिए, तो ये एक ऑफ कोर्स फायदा जरूर उठेगा। पर अब सवाल ये है कि क्या वो रैलियां हो पाएंगी, क्यों इलेक्शन कमीशन उसकी अलाउमेंट देता है, क्योंकि अभी भी आपको बता दें कि 11 फरवरी तक सीधे तौर पे किसी भी तरह की रैलियों में प्रतिबंध है। तो अब ये देखना होगा 11 को क्या डिसीजन लिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन एक अहम बात जो आप बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि बूस्ट जरूर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन आने वाले समय में ये निर्णय ले पाना अभी बेहद मुश्किल होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से जो क्राउड आप कह रहे थे कि पिछली रैली के दौरान क्राउड नहीं आया था और उसको लेकर के भी ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है, खड़ा कर रही है उसको। उसके बाद अब जिस तरीके से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ताओं का करें, पंजाब के कार्यकर्ताओं का, पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, तो उनकी तैयारियां किस तरीके से किस लेवल तक चल रही हैं? अगर हम कहें कि पंजाब बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर और अगर सीधे और अधिकारियों के बहुत बड़ा प्रेशर हो चुका है। सीधे तौर पे अगर हम कहें कि जो 5 फरवरी की फिरोजपुर रैली जो अगर हम सीधे तौर पे कहें कि जो कैंसिल हुई थी उसमें विरोधियों ने सीधे तौर पे हमला किया बीजेपी ने कहा था कि आपके अपने कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे तब आपने ये मेजर कदम उठाया था। तो अब एक बहुत बड़ा, और उसके दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जो वर्चुअल रैली की गई है उसमें भले ही रिस्पॉन्स अगर हम देखते हैं कि क्राउड जरूर वर्चुअल रैली में दिख रहा था, पर जैसी जानकारी आ रही है तो वो आउटवोट नहीं है कि अगर हम कह सकते हैं कहने के लिए जैसे मतलब भीड़ जुट गई थी, पर वो वोटिंग शेयर में कन्वर्ट होगी नहीं होगी एक बहुत बड़ा सवाल है। और शायद इसी चीज को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। क्यों, देखिए इलेक्शन जैसे नजदीक आए सबसे ज्यादा किसी पार्टी को दिक्कत हो रही है तो मेरे ख्याल से बीजेपी है, क्योंकि उन्हें कई कारण है। पहले किसानी आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा विरोध तमाम सारी बीजेपी को दिक्कतों सहना का पड़ा था, सामना उसके करना बाद- पड़ा। बिल्कुल ठीक जी। बात आप कह रहे हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के स्मारक को लेकर अब आवाज उठनी शुरू हो गई है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार में जिम्मेदारी नेताओं ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। लता मंगेशकर के नाम पर मुंबई के कलिना यूनिवर्सिटी में संगीत अकादमी बनाई जाएगी। कलिना में लगभग 1200 करोड़ की जमीन ली जाएगी। लता मंगेशकर का स्मारक बनाने के लिए इसमें एक एग्जीबिशन सेंटर भी होगा और ये एकेडमी अंतर्राष्ट्रीय तर्ज की बनाई जाएगी। यह जानकारी महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने दिया है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति के साथ स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं। शिवाजी पार्क में बनाया जाए। लता मंगेशकर जी का स्मारक कलिना में यूनिवर्सिटी के सामने बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्मारक बनाने का निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। कलिना में लगभग 1200 करोड़ रुपए की कीमत की जगह है। उस जगह पे उच्च तंत्र विभाग, शिक्षण विभाग, ये एक लता मंगेशकर के नाम से एक एकेडमी बनाई जाएगी
उसमें लता मंगेशकर जी को लेकर एक एग्जीबिशन सेंटर भी होगा और मंत्रिमंडल ने आज वो निर्णय लिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया है, लता मंगेशकर जी का जिस तरीके से स्मारक बनाने का फैसला लिया गया है, कैबिनेट में सर्वसम्मति से यह फैसला पास हुआ है, क्या कुछ जानकारी है और आपके पास? जी योगेश, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता राम कदम ने जो है उनके स्मारक को लेकर के एक आवाज उठाई थी, जिस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार इसी मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय लेगा। और कल जब इस मामले में बैठक हुई तो उसके बाद जो निर्णय लिया गया कि कलिना यूनिवर्सिटी के ठीक सामने जो विद्यालय वहां पर बनाया जा रहा है उसका नाम जो है भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर जो है कि संगीत महाविद्यालय के नाम से बनाया जाएगा, जिसे लेकर लगभग 12 करोड़ रुपए मंगेशकर के स्मारक सहित उनके म्यूजियम का उस पर कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें एक बड़ा निर्णय लिए है। जी मुरारी, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये स्मारक होगा, शानदार स्मारक बनेगा और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, ज़मीन खरीदने को लेकर के तमाम सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। और ऐसे में जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा ये आवाज़ उठाई गई है, आपने जो बताया, तो भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय को किस नज़रिए से ले रही है अब? अभी तक तो इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि जो आवाज उठाई गई थी वो बीजेपी के नेता राम कदम के तरफ से उठाई गई थी कि क्या शिवाजी पार्क में जहां स्वर कोकिला लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ था, क्या वहां उनका स्मारक बनेगा, कहां बनेगा स्मारक। उसके बाद इस पूरे राजनीति न हो, इस तरीके के बयान संजय राउत सहित महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि बहुत जल्द जो है कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से महाराष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं कि संगीत महाविद्यालय बनाया जाएगा, जिसे लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। जी योगेश। मुरारी, जिस तरीके से अगर इसमें जिक्र किया जाए कि महाराष्ट्र की जनता को लेकर के कि किस तरीके का उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि ये लता मंगेशकर जी का अगर जिक्र करें तो सभी के दिलों में बसती थी, और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, ये महाराष्ट्र की जनता इसे किस नज़रिए से ले रही है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की जनता की बात करें या खास करके फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनमें एक अच्छी खासी खुशी देखी जा रही है कि जो विद्यालय यहाँ पर बनाया जा रहा है उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो कलाकार आएंगे उससे इंडस्ट्रीज को एक नया रूप, एक नई दिशा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र के आम जनमानस की बात करें तो उनका कहना है कि दीदी को कभी न भूलने के रूप में जो ये अंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय रखा जा रहा है, इन्हें जन्म जन्मांतर तक इनके बच्चों को प्रेरणा मिलती रहेगी। तो कहीं न कहीं इस निर्णय से आम जनमानस में खुशी जरूर देखी जा रही है। जी मुरारी सिंह, बिल्कुल इसमें जिस तरीके से बताया गया है कि 1200 करोड़ रुपए की जमीन ली जाएगी और उसके बाद ये स्मारक बनेगा, लेकिन क्या कोई इसकी जो है मानक तिथि या जिस तरीके से कोई तिथि निर्धारित हो गई है कि इस समय से शुरुआत होगी और इस समय तक डेडलाइन रखी गई है कि तब तक तैयार हो जाएगा? जी योगेश, आपने बहुत सही पूछा है। जिस तरीके से उदय सामंत जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि कलिना यूनिवर्सिटी में पिछले साल 1.5 सालों से संगीत महाविद्यालय बनाने की प्रक्रिया चल रही है और उसी प्रक्रिया को पूरा जोड़ देंगे और उसी का नाम जो है वो भारत रत्न स्वर कोकिला लता दीनानाथ मंगेशकर के नाम से रखा जाएगा। और यही तैयारी होगी कि जो सामने की जो 3 एकड़ की जगह है उसे स्मारक के साथ साथ पार्क और अन्य चीजों के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। जी
बिल्कुल 1200 करोड़ रुपए में खरीदे जाने की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जीबिशन सेंटर का भी जिक्र किया गया है मुरारी सिंह इसमें कि एक एग्जीबिशन सेंटर भी बनाया जाएगा। उसको लेकर के अगर जिक्र करें तो किस तरीके की वहाँ तैयारियां रहेंगी, क्या प्लान रहेगा, सरकार की तरफ से कोई बात कही गई इस पर कुछ? देखिए, इस मामले में जब कल मीडिया कर्मी जो है उदय सावंत से इस मामले में सवाल जवाब किए तो उनका कहना था कि बहुत जल्द इसका जो है रूपरेखा तैयार किया जाएगा और बहुत जल्द सारी चीजें मीडिया के सामने रखी जाएगी। हालांकि जो चीजें होगी वो महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे बनाया जाएगा। और जिस तरीके की लता मंगेशकर जी की सोच थी, मंगेशकर जी की जिस तरीके से विचारधाराएं थी, उनमें कहीं न कहीं सारी चीजों को वहां दर्शाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह, हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई से संवाददाता। तो जिस तरीके से बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और लता मंगेशकर जी का अब स्मारक स्थल बनाया जाएगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होगा। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।